हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में हम जो है एक तरह से जो स्टील इंडस्ट्री है, राइट, उसके बारे में जो हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड हमने जो है वुड स्टील के बारे में पढ़ा था। राइट, वुड स्टील का जो है प्रोसेस क्या रहता है, मेकिंग प्रोसेस क्या रहता है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। राइट, देन उसके बाद में जो है आयरन की भी हमने बात की थी। आयरन और जो है उससे आयरन बनाया जाता है, उसके स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, राइट, उसके बारे में बात की थी। राइट, किस तरह से अब जो है फर्नेसेस एक तरह से अबेंडन कर दी जाती हैं, उसका क्या रीजन रहता है। जो इसकी भट्टियां होती हैं जिसमें आयरन बनाया जाता है वो जो है एक तरह से अबेंडन कर दी जाती हैं। राइट, उसका क्या रीजन रहता है वो भी हमने यहाँ पे देखा था। तो सबसे मेन रीजन तो यही था कि हमारे इंडिया में जो है आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज उस समय तक बिल्कुल भी नहीं थी। 19th सेंचुरी के एंड तक अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया में आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज जो है वो बिल्कुल नहीं थी, ना के बराबर थी। राइट, एंड यहाँ पे क्या रहता है कि पूरा इंडिया जो है वो अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। राइट, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स तो यही चाहेंगे कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से आयरन एंड स्टील को इंपोर्ट करें, सो डैट कि इंग्लैंड को यहाँ पे फायदा पहुंचे। तो जो लोकल इंडस्ट्री होती है वो टोटली यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है। राइट, तो अब क्या था, धीरे धीरे अब आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज जो होती हैं वो भारत में जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। कब बननी स्टार्ट हो जाती हैं उसके बारे में देखेंगे, इसकी कहानी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से जो है आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज जो है वो बननी यहाँ पे स्टार्ट होती है। सो 1904 का जो साल था, अप्रैल का जो एक काफी गर्म महीना था, तो उस समय में चार्ल्स वेल्ड जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे एंड दूसरी तरफ एक इंडियन थे दोराबजी टाटा, राइट, जो कि एल्डेस्ट सन थे जमशेदजी टाटा के। वो जो है छत्तीसगढ़ में ट्रेवल कर रहे थे। क्यों ट्रेवल कर रहे थे? इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स। राइट, आयरन ओर जो होता है जिससे आयरन बनाया जाता है, जो रॉ मटेरियल के तौर पे जिसे इस आयरन ओर को यूज किया जाता है, तो इसकी सर्च में थे वो छत्तीसगढ़ में। ओके, जो कि वो चाहते थे कि काफी फाइन टाइप का जो आयरन ओर है वो हमें यहाँ पे मिल जाए। तो कई महीने जो है वो उन्होंने यहीं पे व्यतीत किए थे एक गुड आयरन ओर को जो है फाइंड करने के लिए, सो डैट कि वो एक मॉडर्न आयरन एंड स्टील का जो प्लांट है इंडिया में सेटअप कर सके। तो क्या था यहाँ पे, अब जमशेदजी टाटा जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी उनकी जो वेल्थ है उसका लार्ज पार्ट जो है वो इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाने के लिए वो उसे खर्च देंगे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर। तो इस पैसे को जो है वो यहाँ पे खर्चना तो चाहते थे, तो वो ये सोचते हैं कि इसे खर्चने का तभी फायदा है अगर जो है वो एक गुड क्वालिटी आयरन ओर का जो सोर्स है वो फाइंड कर सके। तो एक दिन काफी समय तक जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं। कौन ट्रेवल कर रहे थे? दोराबजी टाटा जो है वो काफी घंटों तक जो है वो जंगलों में घूमते रहते हैं। तो वो ये दोनों जो जोलॉजिस्ट थे, वेल्ड एंड दोराबजी, जो है वो एक स्मॉल विलेज में पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं कि एक मैन एंड वुमेन का ग्रुप है, वो एक तरह से बास्केट में आयरन ओर को कैरी कर रहे हैं, मीन एक जगह से दूसरी जगह पे वो लेके जा रहे हैं। तो इन्हें जो है अगारियस बोला जाता है, ये भी एक ट्राइब थी। जब उनसे इन लोगों ने पूछा कि ये जो आयरन ओर है वो आपको कहाँ पे मिला है, तो उन्होंने एक हिल की तरफ जो है वो पॉइंट आउट किया, इशारा किया, कि जो कि काफी दूर थी। तो जो वेल्ड एंड दोराबजी जो है वो उस पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। एक काफी एग्जॉस्टिंग ट्रैक था जिसे वो पास करके जाते हैं एंड काफी घने जंगल थे जिसे वो पास करके जाते हैं। तो ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल, इस हिल को एक्सप्लोर करने के बाद में जियोलॉजिस्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं दैट दे हैड एट लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। राइट, उन्हें अब जो है वो चीज मिल गई है जिसके लिए वो काफी लंबे समय से सर्च कर रहे थे। ओके, सो ये थी राजहरा हिल्स। इसमें जो है काफी फाइनेस्ट ओर्स है पूरे वर्ल्ड की, काफी फाइन टाइप की आयरन ओर जो है वो उन्हें यहाँ पे मिल गई थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट थी। राइट, तो क्या था, बट अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी। एक और बड़ी प्रॉब्लम का उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ता है। जिस एरिया में, राइट, जिस एरिया में उन्हें जो है यहाँ पे आयरन ओर मिलती है वो एरिया जो है ड्राई था
एंड जो पानी यहाँ पे चाहिए था फैक्ट्री को रन करने के लिए वो यहाँ पे आसपास नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वहां पे पानी की भी जरूरत थी। तो क्या था यहाँ पे, जो टाटाज है वो अभी भी अपनी सर्च को कंटिन्यू करते हैं। वो देखते हैं कि इन्हें और सुइटेबल जगह जो है वो मिल जाए फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो अब अगारिस जो थे, राइट, वो जो है इस सोर्स को फाइंड करने के लिए जो है इसे डिस्कवर करने के लिए हेल्प करते हैं। डेट वुड लेटर सप्लाई दी भिलाई स्टील प्लांट, राइट, जिसे आप जो है अभी प्रेजेंटली भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। तो वो जो है यहाँ पे एट लास्ट तरह से सेटअप किया जाता है। तो वो अगारिस जो है वो इनकी हेल्प करते हैं कि एक ऐसा सोर्स जो है आयरन ओर का मिल जाए, उसी सोर्स के पास जो है इन्हें पानी भी मिल जाए। तो क्या था यहाँ पे, कुछ समय के बाद में या फिर कुछ सालों के बाद में जो लार्ज एरिया होता है फॉरेस्ट का उसे साफ किया जाता है ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर सुबारनारेखा। सुबारनारेखा जो एक तरह से रिवर है उसके किनारों को साफ किया जाता है, वहां पे जंगलों को साफ किया जाता है सो डेट की फैक्ट्री को यहाँ पे बनाया जाए एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है जमशेदपुर के नाम से वहां पे सेटअप किया जाए। सो हियर देयर वाज द वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट। तो यहाँ पे आयरन ओर डिपॉजिट के पास जो है यहीं पे उन्हें पानी मिलता है। देन द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम जो है टिस्को के नाम से भी जानते हैं, डेट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912, राइट। तो ये जो है एक तरह से स्टील बनाना स्टार्ट कर देती है 1912 में। तो ये जो टिस्को कंपनी थी वो काफी अच्छे समय में जो है इसे सेटअप किया गया था, क्योंकि ऑल थ्रू जो लेट 19th सेंचुरी थी इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया जो है इंपोर्ट कर रहा था स्टील को जो कि ब्रिटेन में बनती थी। ओके, एंड अब इंडिया में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि रेलवे को भी एक्सपेंड किया जाए, तो जिसकी वजह से अब जो है ये सारी स्टील कहाँ से आ रही थी, ये सारा लोहा कहाँ से आ रहा था, ब्रिटेन से आ रहा था। तो अब जो है इस समय में रेल जो है, राइट, वो रेल लाइंस भी बिछाई जा रही थी, तो उसके लिए भी एक डिमांड जो है वो फ्यूचर में जो है इन्हें अब दिखाई देती है। तो क्या था यहाँ पे, expansion of the railways in India had provided a huge market for rails that Britain produced. So for a long while, British experts in the Indian Railways, कुछ समय तक जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स होते हैं इंडियन रेलवेज के, वो इंडिया की जो एक तरह से प्रोड्यूस स्टील थी उसकी क्वालिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटेन से ही जो है स्टील वो मंगवाई जाए एंड इंडिया की स्टील को यहाँ पे यूज ना किया जाए। तो इसकी क्वालिटी के ऊपर वो विश्वास नहीं करते हैं, तो वो कंटिन्यू रखते हैं, बाहर से वो मंगवाते रहते हैं स्टील को। सो बाय द टाइम टिस्को वाज सेटअप, सिचुएशन जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही थी। सेम चीज यहाँ पे होती है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो स्टील यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही थी ब्रिटेन में जो स्टील यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी उसे अब जो है वॉर की डिमांड्स को भी पूरा करना था यहाँ पे यूरोप में, राइट। सो जो इंपोर्ट होता है ब्रिटिश स्टील का इंडिया में वो डिक्लाइन हो जाता है ड्रामेटिकली एंड जो इंडियन रेलवेज है दे टर्न टू द टिस्को फॉर द सप्लाई ऑफ रेल्स। अब जो है वो टिस्को कंपनी के पास आते हैं कि हमें जो है अब स्टील की यहाँ पे जरूरत है। तो जो वॉर है, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो काफी समय तक चलती रहती है। तो टिस्को जो है वो शेल्स एंड जो कैरेज व्हील्स होते हैं वो भी यहाँ पे वॉर में जो यूज किए जाएंगे, मीन ब्रिटेन में जो यूज किए जाएंगी चीजें वो भी अब जो है यहीं से मंगवाई जाती हैं, टिस्को से मंगवाई जाती हैं। नॉट ओनली इन दी रेलवेज जो यहाँ पे स्टील यूज होगी वो भी टिस्को ही प्रोड्यूस करती है, दूसरी तरफ वॉर में जो चीजें यहाँ पे यूज होंगी उसे भी जो है टिस्को ही प्रोड्यूस करती है। सो बाय द 1919 जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो 90% स्टील टिस्को से ही खरीद रही थी, राइट। 90% स्टील जो है वो यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो खरीद रही थी जो कि टिस्को में बनाई जा रही थी। तो ओवर द टाइम ऑब्वियसली टिस्को जो है वो बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन जाती है विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही जो टिस्को है वो सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन जाती है। सो इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील जो चीज यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल के साथ हुई थी, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो है ऑकर्ड ओनली
व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, जब एक तरह से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तभी हो सका था हमारे भारत में जब ब्रिटेन की इंपोर्ट्स हमारे भारत में कम होती हैं, डिक्लाइन होती हैं। क्योंकि हमने देखा था कि टेक्सटाइल मार्केट भी जो है टेक्सटाइल का इंपोर्ट भी तभी कम होता है जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। उसी समय से जो है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, कॉटन का भी, कॉटन टेक्सटाइल्स का भी। एंड सेम चीज यहाँ पे आयरन एंड स्टील के साथ होती है। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है तो इंपोर्ट जो होता है आयरन एंड स्टील का वो डिक्लाइन हो जाता है एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो होती है आयरन एंड स्टील की वो बढ़ जाती है। सो एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है ये भी डेवलप हो रही थी हमारे भारत में, राइट। एंड जो इंडस्ट्रियल क्लास है वो अब स्ट्रॉन्गर हो रही थी। सो द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर। आप जो है गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी जो डिमांड थी कि हमारे इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है उसे आप जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, तो ये भी जो है यहाँ पे बढ़ रही थी। सो स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया। तो दूसरी तरफ एक यहाँ पे जो ब्रिटेन है वो वर्ल्ड वॉर 1 में तो बिजी था, राइट। तो ये जो है इंडिया के ऊपर जो है अब स्ट्रगल कर रहा था कि इसका जो कंट्रोल है वो बना रहे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसे आप जो है इंडिया की जो डिमांड होती है कि इंडिया की इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, इन डिमांड्स को जो है यहाँ पे मानना पड़ता है, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।